रुड़की का युवा तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शुरुआत इस पेपर लीक से हुई है। बच्चा किस तरीके से मेहनत करता है, किस चालान जमा करता है, शायद ये धामी जी नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा कि गलती पे गलती, तो धामी जी की लीकेज तो बहुत ज्यादा है। जो सरकार, अगर सरकार के अधिनियम आ रहा है आयोग, और उसके बाद भी गलती पे गलती कर रहे हैं, तो क्यों नहीं धामी जी सख्त ऐसा कानून बना के दो को सजा दे दो। कि अगर वो कानून इतना सख्त कानून है, जो ये चिल्लाते फिरे धागड़ धामी, वो धागड़ धामी जी की धाक तो खत्म हो गई, फिर दोबारा पेपर लीक हो गया। रोजगार देने को तो तब देंगे ना जब रोजगार होगा इनके पास। तो इसलिए पेपर लीक करने की सबसे बड़ी अगर मेन पॉइंट, अच्छा, आत्मनिर्भर भारत की जो है बात करते हैं, वो पेपर लीक से होगा। छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करके होगा। देहरादून में परेड ग्राउंड में छात्र 2 दिन शुरुआत से बताता हूँ। जो हमारे विधायक जी नगर पालिका चेयरमैन थे, तो सुरेश जैन जी विधायक थे, ये नगर पालिका में लड़ाई हुई। फिर यशपाल राणा जी मेयर बन गए, ये विता अग्रवाल जी ये मेयर बन गई। अब फिर वही पित्ता कटाई की लड़ाई हो गई कि ये सड़क नगर निगम बना रही है, वो कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं। ये इनकी लड़ाई ये नहीं है कि शहर का विकास कैसे हो। अगर इनकी लड़ाई ये होती, तीसरी योजना विधायक जी विधायक हैं, उसके बाद भी शहर की व्यवस्था क्या है वो सारा शहर जानता है। हर जगह जाम, बरसात ने रुड़की की सड़कों की सच मायने में आईने का काम साबित। रही बात आज सड़कें क्यों धंस रही हैं, 1100 करोड़ रुपए एडीबी के पीछे आए थे। ईमानदारी से अगर इन लोगों ने 1100 करोड़ के आधे भी लगाए होते, तो आज शेखपुरी के लोग, जो आज तो चोर चोर मोसेरे भाई वाला काम हो गया। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि जनता चुनती है किस लिए, कि वो उनके हकों की लड़ाई लड़े। अगर विधायक जी सच में ईमानदार होते, और भ्रष्टाचार सारे शहर को दिख रहा है, विधायक जी को नहीं दिख रहा। अगर गलती से मेरे नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक युवा नेता से, जो कि समाजवादी से पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं विधायक पद के। और विधानसभा रुड़की अगर जो बात करी जाए, तो जगह जगह आप देख रहे हैं कि आए दिन विवादों का एक चर्चा बनी हुई है। जबकि शिक्षा नगरी कही जाती है, एजुकेशन हब, और छोटा सा शहर और इतना सुंदर शहर, लेकिन इस सुंदर शहर को कहीं ना कहीं ग्रहण लग चुका है, क्योंकि ग्रहण ये राजनीति का है। जबकि जीरो टॉलरेंस सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और अगर जो बात करें हम रुड़की नगर निगम की, तो वो भी भाजपा के ही हैं और विधायक भी भाजपा के ही हैं, लेकिन आपस में तालमेल नहीं देखने को मिल रहा है। जगह जगह आप देख सकते हैं टूटी सड़कें और गंदगी इतनी भरी हुई है। तो ऐसे में जो रुड़की विधानसभा का जो युवा है, वो भी कुछ ना कुछ इस शहर के प्रति संवेदनाएं रखता है। उनकी संवेदना में ये शहर कितना खरा उतर रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ है राजा त्यागी, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं, चुनाव लड़े हैं यहाँ पे। और राजा जी, जो एक युवा होता है, युवा रुड़की से बहुत लगाव करता है, खासतौर पर जो रुड़की का युवा है। लेकिन जब रुड़की की बात आती है और राजनीति की बात आती है, तो उसमें कैसा महसूस करता है? क्या आपका ओपिनियन है इस मामले में? रुड़की का युवा तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शुरुआत इस पेपर लीक से हुई है। बच्चा किस तरीके से मेहनत करता है, किस तरीके से वो अपनी परिस्थितियों का सामना करके जो इनके शुल्क हैं, एग्जाम शुल्क, उसे कहाँ से चालान जमा करता है, शायद ये धामी जी नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा कि अगर पेपर लीक हुआ, एक बार गलती हो जाती है, 2 बार गलती, 3 बार गलती, गलती पे गलती, तो धामी जी की लीकेज तो बहुत ज्यादा है जो सरकार चला रही है। इसमें अगर तो बात करें धामी जी की, तो धामी जी थोड़ा ना पेपर लीक करवा रहे हैं, वो तो बिल्कुल शिकंजा कसा है। अगर ये बात करते हैं हम पेपर लीक की, तो उससे पहले 2 जने गिरफ्तार भी हुए। आयोग किसके अंदर आता है, सरकार के या विपक्ष के? अगर सरकार के अधिनियम आ रहा है आयोग, और उसके बाद भी गलती पे गलती कर रहे हैं, तो क्यों नहीं धामी जी सख्त ऐसा कानून बना के 2 को सजा दे दो। नहीं, कानून बनाया तो है, नकल विरोधी कानून बनाया है धामी जी ने। अगर वो नकल विरोधी कानून धरातल पे काम कर रहा होता, तो शायद आज नौजवान छात्र इतना परेशान ना होता। तो बात ये भी है ना कि सोचने की, अगर वो कानून इतना सख्त कानून है, जो ये चिल्लाते फिरे धागड़ धामी, वो धागड़ धामी जी की धाक तो खत्म हो गई, फिर दोबारा पेपर लीक हो गया। उन बच्चों के दिल से सोच के देखो ना, उन माँ बाप के, कि जो अपने बच्चों का एग्जाम देने देहरादून, उससे ऊपर तक पहाड़ों पर जा रहे हैं, किस परिस्थितियों में जाते हैं, कैसे वो फाइनेंस की व्यवस्था उन पे होती हुई, किसी के पास नहीं है गाड़ी की व्यवस्था, किसी के पास नहीं है पैसा, तो कैसे कैसे करके अपने बच्चे को पेपर दिलाने जा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे वो बच्चा उस पेपर की तैयारी करता है साल साल भर, और फिर पेपर लीक। तो धामी जी को भी तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। पेपर लीक के मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है, कि तभी पेपर लीक हो जाते हैं?
ये एक पूरा ड्रामा रचा जाता है कि भाई परीक्षा करवा रहे हैं हम लोग और परीक्षा में प्रतिभागी भी कर रहे हैं छात्र छात्राएं और जाते भी हैं वहाँ पे एग्जाम देने, लेकिन ठीक एग्जाम के समय पे ही पेपर लीक की खबर आ जाती है। देखो, रोजगार देने को तो तब देंगे ना जब रोजगार होगा इनके पास। तो इसलिए पेपर लीक करने की सबसे बड़ी अगर मेन पॉइंट, हम अगर इस पॉइंट को पकड़ें, तो जब रोजगार है नहीं तो इससे अच्छा पेपर लीक कर दो। नौकरियां है नहीं, पेपर लीक करोगे तो नौकरियां देनी नहीं है। सरकार तो कह रही है कि नौकरियां बहुत ज्यादा है और आए साल कई कई नौकरियां देती भी है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का एक और भी कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, नौकरियां दो, नौकरियां लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। तो ये भी तो एक बहुत अच्छी स्कीम है कि बिजनेस डेवलप करो अपना और स्किल डेवलप करो। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत की जो है बात करते हैं, वो पेपर लीक से होगा, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करके होगा। देहरादून में परेड ग्राउंड में छात्र 2 दिन से धरने पे बैठे हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत है हमारा, कि जो छात्रों को आंदोलन करने पे मजबूर कर रहे हैं, कि उन्हें रोजगार की जगह आंदोलन जीवित होना पड़ रहा है। तो यही तो धागड़ धामी जी की धाक है, कि छात्रों को बेरोजगार करना। और जिस व्यापार की बात करते हैं, हर आदमी व्यापार करने के लिए नहीं है सक्षम, क्योंकि व्यापार करने के लिए धन चाहिए, और धन अगर जिस छात्र के पास होगा तो वो कर लेगा, और जिस छात्र के पास नहीं है वो क्या करेगा। तो लेकिन धन के लिए तो बहुत सारे आयाम सरकार ने पैदा किए हैं, जैसे लोन की सुविधा दी है प्रधानमंत्री जो योजना है उसके तरह पे बहुत सारे लोन है। संदीप जी, आप किसी भी बैंक में जाओ, मैं पर्टिकुलर किसी बैंक को टारगेट करके नहीं कह रहा, आप किसी भी बैंक में जाओ और किसी भी नौजवान छात्र को लेके जाओ, वो बैंक मैनेजर इतने उससे डॉक्यूमेंट मांग लेगा कि वो दे नहीं पाएगा। अब जब किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उसे लोन नहीं होगा। और अगर दूसरे जो सेटिंगों पे चलाते हैं, ये कमीशन दो, वो इतनी ने कमीशन दे देगा, इतने में वो बेचारा वैसे ही घर बैठ जाएगा। ये कंडीशन है, तो कहाँ से वो रोजगार कर लेगा। और फिर हर आदमी रोजगार नहीं कर सकता। अगर हर आदमी फैक्ट्रियां लगा लेगा, हर आदमी बड़ी बड़ी शोरूम खोल लेगा, उसके लिए उनके पास धन की आवश्यकता है, और धन नहीं है। बात वो है। राजा जी, बात ये तो चलो हो जाती है बेरोजगारी की, पेपर लीक की, लेकिन हमारा जो रुड़की है आए दिन कहीं ना कहीं विवादों में घिरा रहता है। अभी एक विवाद ताजा ही चला था कि एक सड़क बनी थी और विधायक जी ने उसका उद्घाटन कर दिया था, जबकि जो मेयर हैं अनीता अग्रवाल वो लेट पहुंची थी। उस पे भी देखने को मिल रहा है कि तालमेल नहीं मिल रहा है, और रुड़की की जगह जगह देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये तालमेल मिलने का ना कारण है या फिर फेलियर है इनका? देखो, मैं शुरुआत से बताता हूँ। जो हमारे विधायक जी नगर पालिका चेयरमैन थे, तब सुरेश जैन जी विधायक थे, ये नगर पालिका में लड़ाई हुई। फिर यशपाल राणा जी मेयर बन गए, ये विधायक बन गए, फिर यशपाल राणा जी के साथ इनकी रही। फिर गौरव गोयल मेयर बन गए, ये फिर विधायक हैं, फिर यही ड्रामा हुआ। अब ललिता जो है अनीता अग्रवाल जी, ये मेयर बन गई। अब फिर वही पिट्टा कटाई की लड़ाई हो गई कि ये सड़क नगर निगम बना रही है, वो कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं। ये इनकी लड़ाई ये नहीं है कि शहर का विकास कैसे हो। अगर इनकी लड़ाई ये होती तो शहर का सौंदर्यकरण जो दिखना चाहिए था वो दिखता, क्योंकि तीसरी योजना विधायक जी विधायक है। उसके बाद भी शहर की व्यवस्था क्या है वो सारा शहर जानता है। हर जगह जाम, बरसात ने रुड़की की सड़कों की सच मायने में आईने का काम साबित करती है। जब जब बरसात होती है, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक अभियान चलाया था, गड्ढा बताओ पेड़ लगाओ अभियान। उस टाइम गणेश जी की मूर्ति से लेके मालवीय चौक तक की पूरी सड़क खत्म, आपकी नई कचहरी से लेके हाईवे तक पूरी सड़क खत्म थी। जब मैंने वहां पानी में बैठ के आंदोलन करा था, तब विभाग को और विधायक जी को आईना दिखाया था कि ये गड्ढे हैं, इस गड्ढों में आ जाओ, इनका भराव कर दो, ये लावारिस हो गई हैं सड़कें। तब जाके हुआ था। उसके बाद रही बात आज सड़कें क्यों धस रही हैं, 1100 करोड़ रुपए एडीबी के पीछे आए थे। ईमानदारी से अगर इन लोगों ने 1100 करोड़ के आधे भी लगाए होते तो आज शेखपुरी के लोग जो आज सुबह ही सड़क धसी वो ना होता। गणेशपुर के लोग जो कई बार उस दर्द का सामना करते हैं, बार बार उनकी सड़कें धस जा रही हैं घर के बाहर, उनके घर तक गिरने को तैयार हो गए। उसके बाद डीएवी वाला रोड, दूसरी तीसरी बार डीएवी के रोड की सड़कों की भी वही हालत है, दोबारा बैठ गई। तो ये ईमानदारी इनकी भाजपा सरकार की और इनके विधायक जी की दिख रही है कि वो 1100 करोड़ कहाँ गए। अब रही बात दूसरा प्रोजेक्ट एडीबी ने फिर विधायक जी पास करा गए 800 करोड़। अब ये विधायक जी को सोचना है कि उन 800 करोड़ से हमारे नहर का इस तरफ कह रही है जो सिविल लाइन आदर्श नगर सुलानीपुरम ये वाले एरिया है, इनकी सड़कें कैसे धसेंगी, ये विधायक जी के हाथ में है कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ाना है। अगर बात करी जाए एडीपीए विभाग की, तो एडीपीए विभाग के कहीं ना कहीं पूरा रुड़की शहर जो है काफी नाराजगी रखता है, और फिर भी एडीपीए से ही काम करवा रहे हैं। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट है वो जब हम लोग भी कवरेज पे जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडीपीए है, जो रुड़की की ये हालत है। देखो, पहले तो चोर चोर मौसेरे भाई वाला काम हो गया। दूसरी बात,
जनप्रतिनिधि जनता चुनती है किस लिए? कि वो उनके हकों की लड़ाई लड़े। अगर विधायक जी सच में ईमानदार होते और भ्रष्टाचार सारे शहर को दिख रहा है, विधायक जी को नहीं दिख रहा। अगर गलती से मेरे जैसा विधायक होता, एडीबी के अधिकारियों को जूतों से पीटता और 1100 करोड़ धरातल पे लगे दिखते, और जो सड़क एक बार धसी, उस सड़क के 2 किलोमीटर के दायरे में भी कहीं कोई सड़क धसी ना दिखती। तो ये मैं सीधा विधायक जी से ही पूछना चाह रहा कि इसमें भ्रष्टाचार में विधायक जी का कितना हाथ है एडीबी का? लेकिन विधायक जी तो ये बोलते हैं कि हमारा कार्य क्षेत्र है, उसमें पूरे कार्य हो रहे हैं। अभी जैसे कि रामलीला ग्राउंड में, रामलीला का दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, इन दिनों में रामलीला होती है। रामलीला ग्राउंड में इंटरलॉकिंग टाइल्स उन्होंने बिछाई है और उद्घाटन किया और अपने हाथों से इंटरलॉकिंग टाइल की बुनियाद रखी है वहाँ पे। देखो, विधायक जी ने इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई, कोई एहसान नहीं करा। विधायक निधि का पैसा लगा, हम लोगों के टैक्स का पैसा, हमारा आपका आम जनमानस का। उसके लिए विधायक जी को शुभकामनाएं कि उन्होंने एक सड़क बनाई। दूसरी बात, विधायक जी इसी शहर के विधायक हैं, तो विधायक जी को भी तो दिख रहा होगा ना सड़कें जो धंसे जा रही। क्यों विधायक जी मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे? क्यों सरकार से जांच क्यों नहीं बिठा रहे? 1100 करोड़ रकम होती है जो हम लोगों के टैक्स से तैयार हुआ हुआ पैसा है। तो विधायक जी से इस सवाल का जवाब तो विधायक जी देंगे, वो 1100 करोड़ एडीबी कैसे खा गई इतना बड़ा? बात वो है। और अब ये 800 करोड़ आ रहे, हम कैसे उम्मीद करेंगे जब एक पहलू हमने देख लिया कि इनका जो फंडा बना था 1100 करोड़ का एडीबी का, वो इनका फर्स्ट पार्ट धरातल पे ध्वस्त हो गया। अब दूसरे से हम उम्मीद कैसे करेंगे दूसरा कामयाब होगा? जब पहली बारी गलती होगी तो दूसरी बार क्यों नहीं करेंगे? पहले 1100 करोड़ खा गए, अब 800 करोड़ खा जाएंगे। तो सोचने की बात है कि विधायक जी का इसमें कहीं ना कहीं अपना भी सहयोग है एडीबी को। और दूसरी बात देखो, अगर ये सच में अपने आप को, जो इनके समर्थक हैं, जो मुझे गालियां भी देते थे जब मैं इनकी आलोचनाएं करता था, इनके गलत के खिलाफ आवाज उठाता था, तो मुझे इनके समर्थक बहुत गालियां देते थे, क्योंकि भाजपा के पास एक गाली देने का बहुत अच्छी टीम है जो इन्हें सारे दिन सोशल मीडिया पर गाली देनी। दूसरी बात, 2.5 करोड़ रुपए नेहरू स्टेडियम के नाम पे आए, वो कहाँ गए? अब तक क्यों नहीं नेहरू स्टेडियम का कार्य स्टार्ट हुआ? शहर के छात्रों को, बच्चों को कोई ऐसा पार्क नहीं मिला कि जिससे उन बच्चों का मेंटली, जो कहते हैं ना कि हरेसमेंट ना होके एक डेवलपमेंट हो, वो पार्कों से होता, खेल कूद से होता। तो वो कहाँ है वो 2.5 करोड़? दूसरा, हम लोगों के परिवार हैं, हम लोगों के बच्चे हैं घरों में, जो सोलानी का पुल है, स्कूल जाने की कंडीशन सारे शहर ने देखी कि माँ बाप उनके कैसे कैसे परेशान होकर बच्चों को छोड़ते हैं, क्योंकि बसें नहीं आती। 2 साल से ऊपर हो गए, बार बार वो रपटा बना, रपटा बह गया, पर वो पुल नहीं बनने को। या तो ये पुल बनाएंगे 27 के चुनाव के टाइम पे दिखाएंगे ड्रामा करके, और नेहरू स्टेडियम का भी यही खेल। लेकिन पुल के लिए तो लगभग सैंक्शन हो ही गया है और पुल बनने वाला है। 29 करोड़ के आसपास पुल के लिए सैंक्शन हुआ है। देखो, डीपीआर बनने के बाद अगर 3 महीने में भी स्टार्ट ना हो तो वो धरातल पे नहीं है, वो हवाई काम है। अगर वो डीपीआर जो इन्होंने बनाई है 29 करोड़ दिखा रहे हैं कि 29 करोड़, तो वो काम क्यों नहीं हो रहा? वो काम कब होगा? जब वो फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा 12वीं पास करके निकल जाएगा, तब जाके ये काम करके देंगे। जब वो कॉलेजों में पहुंच जाएंगे बच्चे, तब। ये सोचने की बात है कि ये जमीनी स्तर पे काम कर क्यों नहीं रहे, सिर्फ दिखावा। जी, जैसे आप युवा हैं और इस सूत्रों की माने तो आप बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं रुड़की की समस्याओं को लेके। इस पे क्या कहना है आपका कि एकमात्र विकल्प आंदोलन का ही रह गया? देखो, आंदोलन करने का विकल्प इसलिए है, ये जो देश है, ये प्रदेश है, ये आंदोलन से बना हुआ प्रदेश है। ये देश भी आंदोलन से बना है। देश ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके जीत हासिल करी थी। उत्तराखंड के लोगों ने एक आंदोलन करा था, तब ये उत्तरांचल बना था, उत्तराखंड बना था हमारा। तो आंदोलन करना तो हम लोगों का नैतिक अधिकार है। दूसरा, जब ईमानदारी दिख जाती है, खत्म होते हैं, भ्रष्टाचार हावी हो जाता है ईमानदारी, तो आंदोलन ही उसका रास्ता है। क्योंकि आंदोलन लोगों को जीवित भी रखता है, आंदोलन लोगों की सच्चाई भी सामने लाता है, आंदोलन ही भ्रष्टाचार मिटाता है। तो आंदोलन करने से पहले आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर जो बात करें आंदोलनों की, अभी जैसे दिल्ली में चल रहा है, एक्स सर्विसमैन आर्मी वाले, उनके ऊपर लाठियां बजी हैं, और जहां पे भी आप देख लो, जहां पे भी आप देख लो सोशल मीडिया में पूरा वो है कि लाठियां चार्ज होती है। उन लाठियों से डर नहीं लग रहा आपको कि आप फिर भी आंदोलन करने के लिए ठान? इनकी लाठियां इतनी मजबूत नहीं है। मैं पहले से आंदोलन करता आया 2009 से। मैं तब से इस सरकारों की आलोचनाएं करी, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे जब मेरे चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी आती थी। मैंने तब कई कई दिन भूख हड़ताल करी, मैं तब नहीं इनसे डरा। इनके मंत्रियों के घर के बाहर जाके मैंने पुतले फूकाया, मैं तब नहीं डरा। तो मैं अब कहाँ डर जाऊंगा इनके? जेल भेज दिया आपको? तो जेल इंसान जाते हैं, जानवर थोड़ी ना। और हम तो ईमानदारी की लड़ाई लड़के जाएंगे। आगे जब भविष्य बदलेगा, सरकारें बदलेंगी, तो ये जो बेईमान हैं ये जाएंगे जेल, तब इन्हें पता चलेगा। तो हम तो ईमानदारी की लड़ाई लड़के जेल भी चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो रुड़की की जो युवा है खासतौर से, क्या संदेश आपका? देखो, मेरा रुड़की के युवाओं से यही संदेश है, और मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका कि एक अकेले के भ्रष्टाचार की आवाज उठाने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। हर घर से एक आदमी निकले और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। अपने घर के बाहर देखे कि वो सड़क जो बनी थी वो कितने दिन में धंस गई।
तो ये हर आदमी का अधिकार है। और दूसरी बात देखो, मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। आम आदमी जब अपना घर बनाता है तो वो घर 20-25 साल तक अच्छा चल जाता है, उसका रेनोवेट करने की भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। पर सरकार जब सड़क बनाती है तो वो सड़क 2 साल भी पूरी नहीं चलती, तो उसमें भ्रष्टाचार कितना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है ये क्लियर दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजा त्यागी, जिन्होंने एक अपील की है और खास तौर से रुड़की की युवाओं से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जो घर से एक व्यक्ति भी निकला और अपने घर की सड़क भी देखी कि कैसी बन रही है कैसी नहीं, तो भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और राजा त्यागी ने कहा, जब मेरे दाढ़ी मूछें भी नहीं थी तब से मैं आंदोलन करता आ रहा हूं, और ये अगर जो रुड़की में भ्रष्टाचार न रुका फिर मैं आंदोलन करूंगा। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इस तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।